गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम संस्था के प्रमुख वित्तीय विवरण या मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये गवर्नमेंट कॉलेज रामगंज मंडी के जो बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट से टॉपिक लिया गया है। इसमें प्रमुख मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट संस्था में जो प्रमुख वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं वो निम्न है। सबसे पहला है स्थिति विवरण अथवा चट्टा, जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं, और इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। दूसरा है आय विवरण अथवा लाभ हानि खाता, इनकम स्टेटमेंट, या हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसको बोल सकते हैं। तीसरा है कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट। चौथा है रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पांचवा है मूल्य संवर्धन विवरण, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। छठा है मानव संसाधन लेखांकन, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। और सातवां सामाजिक चिट्ठा, जिसको हम सोशल बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। आठवां है सामाजिक आय विवरण अथवा सामाजिक लागत एवं आय विवरण, इसको आय कर लीजिए। तो इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में सोशल इनकम स्टेटमेंट अथवा सोशल कॉस्ट बेनिफिट स्टेटमेंट। तो इस प्रकार एक संस्था के द्वारा जो प्रमुख फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख होता है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनके बारे में हम विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो एक संस्था के द्वारा जो बैलेंस शीट तैयार की जाती है या पोजीशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार तैयार वित्तीय विवरण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके लिए उसमें सबसे पहले हैं स्थिति विवरण अथवा चट्टा, जिसको हम बैलेंस शीट के नाम से भी जानते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 में कुछ संशोधनों के साथ वित्तीय विवरण जो पहले चला आ रहा था कंपनी अधिनियम 1956, उसमें कुछ संशोधन किए गए और एक नया कंपनी अधिनियम 2013, और जिसकी अनुसूची, ये अनुसूचित है, इसको अनुसूची कर लीजिए, सॉरी, अनुसूची। देखो इसमें देखो बैलेंस शीट में एक तो हम बैलेंस शीट को आर्थिक चिट्ठा, वित्तीय स्थिति का विवरण, संपत्ति एवं दायित्वों का विवरण, साधनों एवं दायित्वों का विवरण, संपत्तियों, दायित्वों एवं पूंजी का विवरण आदि नामों से जानते हैं। और यह विवरण यह बताता है, देखो बैलेंस शीट क्या बताती है, एक निश्चित समय बिंदु, टाइम पॉइंट पर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है, यह कौन बताता है, बैलेंस शीट। इसके लिए एक फ्रांसिस आर स्टीड के अनुसार एक परिभाषा है, या उसने जो कहा है वो देखो, उसका जो स्टेटमेंट है वो देखो। स्थिति विवरण किसी निश्चित समय पर चालू व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का एक चित्र है। स्थिति विवरण किसी निश्चित समय पर चालू व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का एक चित्र है। ध्यान देने वाला, स्थिति विवरण किसी निश्चित समय बिंदु पर चालू व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का एक
चित्र है। बैलेंस शीट इज ए स्क्रीन पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए गोइंग बिजनेस एट ए सर्टेन मोमेंट। ये किसने कहा है? फ्रांसिस आर स्टीड ने। अगला है, अगली इसकी एक और परिभाषा दी है गुथमैन के अनुसार। स्थिति विवरण को किसी उपक्रम के दोहरे वित्तीय चित्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि एक ओर तो इसके प्रयोग में आने वाली संपत्तियों तथा दूसरी ओर उन संपत्तियों के स्रोतों को दर्शाता है। जैसे कि फ्रांसिस आर स्टीड ने इसकी एक परिभाषा बताई, गुथमैन के अनुसार भी हमने पढ़ी। अब एक और है, जॉन एन मायर के अनुसार स्थिति विवरण मूलाधार या संचार समीकरण का एक विस्तृत प्रारूप है। यह किसी उद्यम की वित्तीय संरचना को सामने रखता है और यह प्रत्येक प्रकार की संपत्तियों की, प्रत्येक दायित्वों की तथा स्वामियों के स्वामीगत स्वार्थ की प्रकृति एवं राशि को बताता है। तो इस प्रकार मुझे तो सबसे अच्छी इसकी परिभाषा फ्रांसिस आर स्टीड की लगी, उन्होंने कहा कि स्थिति विवरण किसी निश्चित समय बिंदु पर चालू व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का एक चित्र है। आगे देखो, अब हम स्थिति विवरण की विशेषताएं, बैलेंस शीट की जो विशेषताएं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्थिति विवरण या बैलेंस शीट एक निश्चित स्थिति पर यह बनाया जाता है और निश्चित अवधि के लिए नहीं, अतः यह विवरण एक निश्चित स्थिति पर संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों की स्थिति बतलाता है। दूसरा, स्थिति विवरण एक विवरण पत्र है, एक स्टेटमेंट होता है, खाता नहीं, ये ध्यान रखना है। स्थिति विवरण पत्र होता है, खाता नहीं, अकाउंट नहीं है। इसमें टू वे वाई शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान देना। तीसरा है, स्थिति विवरण संस्था की वित्तीय स्थिति, चालू व्यापार, गोइंग कंसर्न मूल्य पर दिखाता है। चौथा है, वित्तीय स्थिति या स्थिति विवरण लेखांकन की प्रक्रियाओं, मान्यताओं और व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित होता है। एक ध्यान रखना, बैलेंस शीट लेखांकन की प्रक्रिया, मान्यताओं और व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित होता है। पांचवा है, स्थिति विवरण में संस्था के दायित्व वे संपत्तियों एवं पूंजी दिखलाते हैं। एक और यह संस्था में प्राप्त किए गए कोषों के स्रोतों, दायित्वों एवं स्वामियों की क्षमता, दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की संपत्तियों तथा संपत्ति अधिकारों जिनमें ये कोष लगे हुए हैं को दर्शाता है। इसमें दोनों पक्षों का योग हमेशा समान होता है। तो हमने बैलेंस शीट की जो विशेषता पढ़ी, उसमें यह एक निष्कर्ष निकला कि यह एक विवरण पत्र है, खाता नहीं, इसमें कभी टू और वाई का प्रयोग नहीं किया जा सकता और यह स्थिति बैलेंस शीट हमेशा वित्तीय स्थिति, चालू व्यापार पर ही मूल्य को दिखाती है। और एक बैलेंस शीट में लेखांकन की प्रक्रियाओं, मान्यताओं और वित्तीय और व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित होते हैं और निश्चित तिथि पर बनाए जाते हैं, निश्चित अवधि के लिए नहीं, ये भी ध्यान रखना है इसकी विशेषता में। अगला है स्थिति विवरण के कार्य। स्थिति विवरण के कार्य, फंक्शंस ऑफ बैलेंस शीट। किसी भी संस्था का स्थिति विवरण निम्न महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करता है। या बैलेंस शीट के जो कार्य है उसमें सबसे पहले है, यह संस्था के साधनों, रिसोर्सेज ऑफ द फर्म
एवं उनके विरुद्ध दायित्वों का सारांश प्रस्तुत करता है। दूसरा, यह संस्था की तरलता को प्रकट करता है। जब रिपोर्ट प्रारूप में स्थिति विवरण दिया हुआ होता है तो शुद्ध चालू संपत्तियां नेट करंट असेट की मात्रा फर्म की तरलता बताती है। नेट करंट असेट क्या बताती है? फर्म की तरलता। आगे देखो, यह संस्था की शोधन क्षमता अथवा दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान की क्षमता बताती है। यह क्षमता कुल संपत्तियों का कुल दायित्वों से अनुपात अथवा ऋण क्षमता अनुपात से ज्ञात की जा सकती है। सामान्यतया ऋणों का उच्च अनुपात संस्था की कमजोर शोधन क्षमता का प्रतीत होता है। इस प्रकार तीन जो चीजें थी स्थिति विवरण के कार्यों में, वो भी थी यह संस्था के साधनों एवं उनके विरुद्ध दायित्वों का सारांश प्रस्तुत करता है। दूसरा, यह संस्था की तरलता को प्रकट करता है। तीसरा, यह संस्था की शोधन क्षमता अथवा दीर्घकालीन ऋणों की भुगतान की क्षमता बताता है। अब हम आगे देखेंगे स्थिति विवरण का प्रारूप, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। इसमें भी दो है, गैर निगमीय संस्थाओं के लिए और निगमीय संस्थाओं के लिए। तो गैर निगमीय संस्थाओं के लिए जो बैलेंस शीट का जो प्रारूप होता है उसमें जैसे कोई एकाकी व्यापार, फर्म के लिए स्थिति विवरण। गैर निगमीय संस्था जैसे एकाकी व्यापार, फर्म के लिए फाइनेंस या बैलेंस शीट हॉरिजेंटल रूप में बनाई जाती है या क्षैतिज रूप में बनाई जाती है। इसके बाएं लेफ्ट और दायित्व पक्ष और दाएं राइट और संपत्ति पक्ष होता है। इसे स्थायित्व अथवा तरलता क्रम में बनाया जाता है। अगला है निगमीय संस्थाओं के लिए। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार देखो, गैर निगमीय संस्थाओं के लिए और निगमीय संस्थाओं के लिए जो बैलेंस शीट है वो अलग अलग प्रकार से तैयार की जाती है। गैर निगमीय संस्थाओं के लिए हॉरिजॉन्टल रूप में बनाई जाती है और इसके बाईं ओर दायित्व पक्ष और दाईं ओर संपत्ति पक्ष होता है। ये तो स्पष्ट हो गया। आगे निगमीय संस्थाओं के लिए जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुसूची 3 के अनुसार तैयार किया गया, उसमें देखो कंपनी का जो कंपनी होती है ना बड़ी बड़ी, उनका जो बैलेंस शीट होती है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 3 के अनुसार भाग फर्स्ट के अनुसार उग्र या प्रतिवेदन वर्टिकल रिपोर्ट में बनाया जाता है। वर्टिकल बनाया जाता है। इसमें समता एवं दायित्व इक्वलिटी और लायबिलिटीज को ऊपर की ओर और संपत्ति असेट्स को नीचे की ओर दर्शाया जाता है। इसमें चालू वर्षों के आंकड़ों के साथ साथ गत वर्ष के आंकड़े भी दर्शाए जाते हैं। तो हमने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार उसके चिट्ठी का जो प्रारूप है उसको भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कि सबसे ऊपर तो इसमें ये तो एक तो वर्टिकल रूप में तैयार किया जाता है। मैं सिर्फ निगमीय संस्थाओं के लिए बता रहा हूँ, वर्टिकल रूप में तैयार किया जाता है। और इसमें जो सैम इक्वलिटी और लायबिलिटीज होते हैं उनको ऊपर की ओर और संपत्तियों को नीचे की ओर। और इसमें कंपनी का नाम होता है, उसको तारीख वगैरह जो भी है वो तो होता ही है। उसके बाद इसमें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ साथ गत वर्ष के आंकड़ों को भी बताया जाता है। तो देखो इसमें इक्वलिटी और लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। शेयर होल्डर्स फंड आता है, शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आता है। मनी रिसीव्ड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट भी आता है। गैर चालू दायित्व नॉन करंट लायबिलिटीज भी आती है, जिसमें आता है दीर्घकालिक उधार, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इस प्रकार इसमें अलग। और संपत्तियों में देखो उसके बाद नीचे की साइड संपत्ति असेट्स, गैर चालू संपत्तियाँ, नॉन करंट असेट्स, स्थायी संपत्तियाँ, फिक्स्ड
टेंजिंग असेट्स मूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल असेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस। तो इस प्रकार, और अब हम सबसे एक और महत्वपूर्ण रह गया है इसमें, वो है छठा बैलेंस शीट बनाने के हेतु निर्देश। कंपनियों का चिट्ठा हमेशा वर्टिकल प्रारूप में ही बनाया जाता है और चिट्ठे में चालू वर्ष के साथ साथ पिछले वर्ष के आंकड़े भी दर्शाए जाते हैं और चिट्ठे में विभिन्न मदों आइटम्स के शीर्षक, हेडिंग्स, उप शीर्षक, सब हेडिंग्स ही दर्शाए जाएंगे। मदों से संबंधित विवरण को चिट्ठे के नीचे नोट्स टू अकाउंट में दर्शाए। मदों से संबंधित जो विवरण है उसको चिट्ठे के नीचे नोट्स टू अकाउंट में दर्शाया जाएगा। लाभ हानि विवरण के डेबिट शेष को संचय आदिक उप शीर्षक में से घटाया जाएगा। इस प्रकार संचय और आदिक का शेष ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इस प्रकार हमने कंपनी के जो चिट्ठा बनाने के जो निर्देश है उनको भी पढ़ा। इस प्रकार हमने प्रमुख वित्तीय विवरणों के बारे में चर्चा की, जिनमें आज हमने स्थिति विवरण अथवा चिट्ठे के बारे में विस्तार से उसके जो परिभाषा थी, बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट की जो विशेषता थी उसके बारे में भी, बैलेंस शीट के जो कार्य थे उसके बारे में भी चर्चा की, और उसके बाद हमने बैलेंस शीट का प्रारूप के बारे में भी चर्चा की, और बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाती है उसके जो निर्देश थे उनको वे बारे में हमने आज के इस सेशन में पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।